हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हमारा है 12वां क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल लगभग 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ईसा की चौथी शताब्दी में फिर से भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका नाम गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के शासकों ने भारत का स्वर्णिम विकास किया। इस काल में शिक्षा, कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि सभी क्षेत्रों में भारत ने खूब उन्नति की। इसी कारण गुप्त वंश के शासनकाल में भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त राजवंश कला एवं स्थानीयता का कारण विशेष प्रसिद्ध हुआ। गुप्त वंश के प्रमुख शासक एवं उनके शासनकाल की प्रमुख बातें। पहला, श्री गुप्त, जो 300 ईस्वी के आसपास था। इसे इस वंश का पहला शासक के नाम से जाना जाता था, किंतु गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 350 ईस्वी तक इन्होंने अपने शासन को यादगार बनाने के लिए एक नए पत्रकार का संवत चलाया, जिसने गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अगला, समुद्रगुप्त, जो 350 ईस्वी से 375 ईस्वी से शासन किया। इसे इतिहास में भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी के दरिद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारत के चारों दिशाओं में राजा को हराया। इसके अतिरिक्त अरण्य प्रदेश के प्रशासकों को भी परास्त किया। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में हमें प्रयाग प्रशिष्ट से जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त कला का बेहद प्रेमी था। उसने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका की राजा से भी जबरन कर वसूले किए। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय से 375 से 405 ईस्वी तक इसने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इसने पश्चिमी भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले सबको पर चढ़ाई कर उसे परास्त किया। इसी कारण ये सकारी की उपाधि मिली। उसने दक्कन एवं दक्षिण भारत के राजाओं से वैवाहिक संबंध द्वारा मित्रता कायम की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ विद्वान उपस्थित रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, अमरसिंह, दंतवरित इत्यादि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में प्रमुख थे। कालिदास ने अभिज्ञान, कुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम आदि कलाजयी ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्ट एक महान खगोलीय शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, जिन्होंने सोने के प्रतिपादन किया। आर्यभट्ट को बीजगणित का प्रतिपादक कहा गया है। ब्राह्मीर विश्व का विख्यात खगोलीय शास्त्री था। दंतवरित महान आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उन्होंने आयुर्वेद के चिकित्सा का भगवान माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में महान चीनी बौद्ध यात्री फयान 399 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। अगला, स्कंदगुप्त, इसने मुख्य रूप से इसलिए स्मरण किया जाता है कि इन्होंने हुणों के हमले से भारत को सुरक्षित किया। अगला, कुमारगुप्त, इसने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुप्त काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें। गुप्त काल में ही सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। गुप्त शासक बड़े ही अंडरपूर्ण उपाधि धारण करने में विश्वास रखते थे, जैसे परमीवर, महाराज धीराज, परमभट्ट, ठाकर इत्यादि। गुप्त साम्राज्य के कई प्रांतों में बटा था। हर प्रांत भुक्ति के प्रशासक प्रति कहलाता था। प्रांत पुनः जिलों में बटा होता था, जिसका शासक विषयपति कहलाता था। विषयों के विथियों के ग्रामों में बटा गया था। गुप्त साम्राज्य में प्रत्येक जाति मेल जोल से रहते थे, किंतु समाज के एक वर्ग को सामाजिक नगर से बाहर आना पड़ता था, जिन्हें अछूत कहा जाता था। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। गुप्त काल के समाज में अछूतों पर अत्याचार निश्चित ही एक बुराई थी। गुप्त जनता के चित्रकारी गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस काल में वैष्णव संतों के अलवार एवं शैव संतों के नेहनार की संज्ञा दी गई। विशेषकर दक्षिण भारत में अलवार नाम से व्याख्या प्राप्त वैष्णव संतों का उद्गम स्थल तमिलनाडु को माना जाता था। इस काल में हुणों के उत्तरी भारत पर आक्रमण किया जाना एक प्रकार का भारतीय व्यापार हेतु अभिशाप था। भारतीय रोमन व्यापार को हुणों को
आक्रमण ने तबाह कर दिया। उत्तर वैदिक काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र हो चला था। गुप्त काल में संस्कृत दरबारी भाषा थी और उससे ही राजकीय भाषा की उपाधि प्राप्त थी। आगे पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में कल।